हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं साइंस यानी फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 ऊर्जा के स्रोत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। दोस्तों उस कल की क्लास में आपको ये ऊर्जा के स्रोत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। दोस्तों अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है दोस्तों 5 और ऊर्जा के स्रोत। इसका आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। तो ये संपूर्ण तैयारी करने के लिए संसाधन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, और चैनल पर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे भी अपने जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है तो निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन सा जो बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी लिखा है गोबर गैस, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी लिखा है कोयला। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा। ये बायोगैस का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है O2, ऑप्शन नंबर बी लिखा है NH3, ऑप्शन नंबर सी लिखा है CO2, ऑप्शन नंबर डी लिखा है N2। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्लास को आप लास्ट तक देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन को आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी करेक्ट होगा दोस्तों। CO2 क्या होगा, CO2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत कौन है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों नाभिकीय संकलन, ऑप्शन नंबर बी लिखा है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोनों, ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा दोस्तों नाभिकीय संकलन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों लोहे की छड़ का, ऑप्शन नंबर बी लिखा है स्टील का छड़, ऑप्शन नंबर सी कैडमिनियम का छड़, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का छड़। बताइए किस चीज़ का ये एल्युमिनियम नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण करने के लिए किस चीज़ का अब प्रयुक्त होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी करेक्ट होगा दोस्तों कैडमिनियम का उपयोग हो, कैडमिनियम छड़ का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है ए 1 MeV, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 10 EV, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 200 MeV और ऑप्शन नंबर डी लिखा है तो 10 KeV। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। बोले ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है कोयला होता है, ऑप्शन नंबर बी बिजली होता है, ऑप्शन नंबर सी सूर्य होता है, ऑप्शन नंबर डी परमाणु बम होता है। बताइए ऊर्जा का सबसे प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा दोस्तों सूर्य होता है। क्या होगा, सी करेक्ट सूर्य होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है बकासनुमा सौर कुकर में 2 से 4 घंटे में के अंदर का ताप हो जाता है। बकासनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का तापमान हो जाता है। कितना हो जाता है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस से, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 140 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। बताइए कितना बढ़कर हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों भवनों का
देश कहा जाता है? पवनों का देश किसे कहते हैं? देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, भारत को कहा जाता है पवनों का देश। ऑप्शन नंबर बी लिखा है फिनलैंड को कहा जाता है पवनों का देश। ऑप्शन नंबर सी लिखा है डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है अमेरिका को कहा जाता है। बताइए पवनों का देश किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा दोस्तों, डेनमार्क को कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहते हैं? डेनमार्क। बहुत ही भिविया क्वेश्चन दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन जो दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो पवनों का देश डेनमार्क होता है। क्या आता है? डेनमार्क। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में जब पवन विद्युत जनित्र चलता है तो पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। देख लीजिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 150 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी लिखा है ना 1000 यानी 1500 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये जनित्र का पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए पवन विद्युत जनित्र चलाने के लिए? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा दोस्तों। क्या होगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका कोयला। ऑप्शन नंबर बी लिखा है लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी लिखा है गोबर गैस। ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा दोस्तों। ये सभी क्या होगा? क्या था? कोयला भी, लकड़ी भी और गोबर गैस भी होता है। क्या होता है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। ठीक है, इनमें से सभी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों घास। ऑप्शन नंबर बी लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी पवन। ऑप्शन नंबर डी लिखा बहता जल। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा? बी करेक्ट होगा दोस्तों, लकड़ी था। क्या था? बी करेक्ट, लकड़ी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा? कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए बल कहते हैं कार्य करने की क्षमता को। ऑप्शन नंबर बी शक्ति। ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी ईंधन। बताइए कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है? गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? प्रकृति गैस। ऑप्शन नंबर बी बायो गैस। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी। ऑप्शन नंबर डी चूल्हा। बताइए लकड़ी, चूल्हा, बायोगैस या प्रकृति गैस क्या है दोस्तों? इसका गोबर गैस का एक प्रकार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, बायोगैस है, बायोगैस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है इनमें से? देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। बताइए इसमें से नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्या होगा? सौर ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा है, जो लंबे समय तक चले और जो खत्म ना हो, आजीवन तक चले, उसे ही नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये सौर क्या है दोस्तों? सूर्य कभी खत्म नहीं, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाया जाता है। जैव गैस क्या है? एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन पाया जाता है। तो मीथेन की संख्या कितनी होती, कितनी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 50%। ऑप्शन नंबर बी 60%। ऑप्शन नंबर सी 70%। या ऑप्शन नंबर डी 75%। ये आपको सब्जेक्टिव वाला वीडियो में भी आपको बताए थे कि बायोगैस जो होता है दोस्तों, ये जैव गैस जो होता है, इसमें मीथेन की मात्रा कितनी होती है, प्रतिशत कितनी प्रतिशत मीथेन पाया जाता है इसमें से, नहीं जैव गैस में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी करेक्ट होगा दोस्तों, 75% पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर है। अब सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाके देख ले। बहुत ही आपको सरल तरीका, ये आसान तरीका से आपको बताया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है?
अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा, जीवाश्मी ईंधन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये अनवीकरणीय स्रोत होता है जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जो खत्म भविष्य में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, सब्जेक्टिव वाला वीडियो हर चीज़ आपको बताया गया है, ठीक है, जाके जरूर एक बार सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बताइए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करती है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका, देख लीजिए क्या लिखा है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है, क्या लिखा है? सौर उष्मक, ऑप्शन नंबर बी सौर कुकर, ऑप्शन नंबर सी सौर सेल, या ऑप्शन नंबर डी विद्युत मोटर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये कौन सा करता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? अब ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। क्या होगा? डी। ये क्या होगा दोस्तों? सी करेक्ट होगा। क्या होगा? सी करेक्ट होगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? सौर सेल करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है एक उत्तम ईंधन। एक उत्तम ईंधन किसे कह सकते हैं आप? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर एक कोयला को, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी को, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम को, ऑप्शन नंबर डी जैव गैस को। बताइए आप एक उत्तम ईंधन किसे आप कह सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा, जैव गैस को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि ये 75% इसमें क्या रहता है? मीथेन गैस रहते हैं दोस्तों, इसीलिए इसको आप अच्छा से अच्छा उत्तम यानी ईंधन कह सकते हैं। उत्तम ईंधन आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी किसको? जैव गैस को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। बताइए किस में है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी का होगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी विकल्पी स्रोत, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका ये जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं नवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है, या विकल्पी स्रोत है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, अनवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी तापी नदी। बताइए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट, नर्मदा नदी पे बना है। ऑप्शन नंबर सी का होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है टहरी बांध किस नदी पे बना है? टहरी बांध किस नदी बना है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि टहरी बांध किस नदी पे बना है? इसका करेक्ट आंसर ए होगा दोस्तों। अब क्या होगा? गंगा नदी पे बना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? भारत का पवन ऊर्जा उत्पादित करने में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी तीसरा, ऑप्शन नंबर सी चौथा, या ऑप्शन नंबर डी पांचवा। बताइए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा भारत का स्थान है पवन ऊर्जा उत्पादित करने में? इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा दोस्तों, पांचवा स्थान है भारत का पवन ऊर्जा को उत्पादित करने में, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट, पांचवा स्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल जो बनाया जाता है दोस्तों उसमें किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों लोहा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी चांदी का, ऑप्शन नंबर सी तांबा का, या ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन का। बताइए सौर सेल बनाने में किसका उपयोग होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी करेक्ट होगा दोस्तों, सिलिकॉन लगता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा कि सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन
जलावीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करती है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों पवन ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी अस्थिज ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी दृष्टित ऊर्जा में। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन जलावीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित परिवर्तित करती है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस का, ऑप्शन नंबर 15 डिग्री सेल्सियस का, ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री सेल्सियस के, ऑप्शन नंबर डी 25 डिग्री सेल्सियस के। बताइए कितनी संयंत्र होती है प्रचलित होती है तब ये क्या कि महासागर के पृष्ठ पर जल का तापमान क्या होते हैं 12 किलोमीटर की गहराई तक जल के तापमान क्या होते हैं? जल के तापमान क्या होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों आपका 20 डिग्री सेल्सियस होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे आधारित है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन नंबर डी में से दोनों, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए नाभिकीय विखंडन पे है, नाभिकीय संलयन पे है, ऑप्शन नंबर डी में से, ऑप्शन नंबर सी में से दोनों, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा दोस्तों। क्या होगा? नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये विभिन्न क्वेश्चन दोस्तों हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित कहाँ है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए करेक्ट होगा, महाराष्ट्र में। क्या होगा? महाराष्ट्र में स्थित, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट क्या होगा? डी करेक्ट होगा। क्या होगा? राजस्थान में स्थित, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट क्या होगा? बी करेक्ट होगा। क्या होगा? बी करेक्ट, तमिलनाडु में स्थित है कलपक्कम विद्युत संयंत्र जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। क्या होगा? सी करेक्ट, गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और उसके बाद लिखा है तो केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों गुजरात में स्थित, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में स्थित, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में स्थित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी करेक्ट होगा, कर्नाटक में स्थित, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन हो गया समाप्त दोस्तों। 1 से लेकर कितना तक? 32 तक आप क्वेश्चन किए, 1 से लेकर 32 तक क्वेश्चन किए। सारे क्वेश्चन को आप टिक किए होंगे, अगर टिक नहीं किए दोस्तों सब्जेक्टिव वाला वीडियो जाके आप जरूर देखें। बहुत ही सरल तरीका से आपको सब्जेक्टिव वीडियो जितने भी है दोस्तों क्वेश्चन सबको समझाया गया है। एक बार जाके जरूर देखें। और चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर लेसन नंबर दोस्तों ये क्या है? चैप्टर नंबर ये 5 आप जरूर पढ़ें। ठीक है, और जितने भी चैप्टर आपको बताया गया आज ये क्लास ये फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा दोस्तों,
जितने भी पीछे क्लास बताया गया है वो सारे वीडियो आप जाके ज़रूर देखें। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट की आगे देख लीजिएगा और ये भी वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा ताकि सही से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर पाए, और जितने भी क्लास बताया गया वो भी आप ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।